गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज मैं आपको बायोलॉजी में सेल लेसन के तहत, जिसे आप कोशा या कोशिका कहते हैं, इस लेसन के तहत आगे वाली बातों को बताऊंगा। इसके पूर्व मैंने अपने वीडियो में आपको ये बताया कि सेल क्या होती है और यह किन मुख्य चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। बेटा हम एक बार पुनः यह बताना चाहेंगे कि सेल जो है यह किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। यह सेल सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट के द्वारा, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया। यह जो सेल थी यह डेड सेल थी। उसके बाद 1670 अगर आप बात करें 1704 में एंटोनी वैन लीवेनहॉक के द्वारा, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख भी सकते हैं कि सर्वप्रथम 1664 में रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा जो कि डेड सेल थी। ये लकड़ी या कार्क के द्वारा खोजी गई थी। वहीं 1674 में एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका को खोजा। वह एक बैक्टीरियल सेल थी। एंटोनी वैन लीवेनहॉक को हम जो है माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहने का अर्थ है कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स छोटे सूक्ष्म और लॉजी मीन्स स्टडी करना, मीन्स एक ऐसा विज्ञान का ब्रांच, एक ऐसी विज्ञान की जीव विज्ञान की शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, आपका माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानी जाती है। अगर हम कहें सेल किस विज्ञान में पढ़ा जाता है, तो सेल जिस साइंस के ब्रांच में पढ़ा जाता है जीव विज्ञान के, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है या कोशा विज्ञान कहते हैं। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the cell and their function and their structure। तो आप इस तरीके से ये कह सकते हैं यह सेल जो होता है वो साइटोलॉजी में पढ़ा जाता है। यह साइटोलॉजी जो है वह सेल के विषय में बताती है। सेल शब्द की खोज भी सर्वप्रथम या सेल शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही किया था। इस तरीके से आप यह भी एक प्रश्न के रूप में कह ही सकते हैं कि सर्वप्रथम सेल शब्द का जो यूज किया गया, प्रयोग किया गया, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। और यह सेल कहने का अर्थ होता है लैटिन में आपका एक कंपार्टमेंट, एक कमरा। इसके साथ साथ बात आती है कि मैंने आपको बताया था एक सेल के मुख्य रूप से 3 भाग, जिसमें इसके चारों तरफ जो बाउंड्री लाइन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसे आप सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। वहीं इसके मध्य में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक गोलाकार संरचना दिखती है, जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन को आप कोशिका कला भी कहते हैं हिंदी में। उसके साथ साथ न्यूक्लियस को आप जो होता है केंद्रक कहते हैं। और इसके अंदर एक जेली जैसा पदार्थ रहता है, जल जैसा मटेरियल रहता है, जिस मटेरियल को आप साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, इस जो केंद्रक के आधार पर कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहले प्रकार की जो कोशिका होगी वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी। आप जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और
यह जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके पूर्व भी शायद कक्षा 9 में पढ़े होंगे या कक्षा 10 में पढ़े होंगे। शब्द प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। बेटा प्रोकैरियोटिक कहने का अर्थ होता है, प्रो मीन्स एंसेंट, प्रो मीन्स प्राचीन और कैरियोट्स मीन्स केंद्र, अर्थात एक ऐसी कोशिका जिस कोशिका में केंद्रक का स्पष्ट दिखाई देना, केंद्रक का विकास नहीं पाया जाए, ऐसी कोशिका को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जैसे जीवाणु की कोशिका जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवालों की जो कोशिकाएं हैं उसमें भी आप केंद्र का स्पष्ट नहीं देखेंगे। इस तरीके से यह जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक का स्पष्ट दिखाई देना नहीं है। और दूसरी तरफ यू मीन्स होता है डेवलप या विकसित, और कैरियोट मीन्स केंद्रक, अर्थात आप कहेंगे एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक का विकास समुचित हो, केंद्रक विकसित पाया जाता है, ये इस प्रकार की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। सभी जीव प्रोटोजोआ से लेकर के आपके मैमेलिया तक या छोटे बड़े बीच के अन्य सभी जंतुओं को यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। इसके अतिरिक्त या तो इसकी चीफ डिफरेंस हो गई केंद्रक का विकास, इसके अलावा अन्य भी अंतर हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को एक यूकैरियोटिक कोशिका के द्वारा क्या करता है? भिन्न करता है। अगर बात करें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी जो दोहरी झिल्ली के कोशिकांग हैं, अर्थात कह लीजिए डबल मेम्ब्रेन से जो कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपके सभी डबल मेम्ब्रेन से जो घिरे हुए कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। एक डाउट चल रहा होगा आपके मन में, यह दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग क्या है? हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी बॉडी की, आपका ये जो लवक है, प्लास्टिड है, ये सारे कोशिकांग जो हैं ये डबल मेम्ब्रेन से आच्छादित हैं, अर्थात इनके ऊपर दोहरी झिल्ली लगी हुई है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे कोशिकांग कहे जाते हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाइंड हैं, कवर्ड हैं। और इस सारे प्रकार के कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली से ढके हुए हैं, कवर हैं, वो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके से उनकी अनुपस्थिति होती है। दूसरी तरफ यह सभी दोहरी झिल्ली की कोशिकांग, जैसा कि अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि ये सारे कोशिकांग जो होते हैं दोहरी झिल्ली के होते हैं, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? आपके यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। उसी में एक कोशिकांग बेटा राइबोसोम होता है, जिसकी दो टाइप्स होती हैं, एक 70S राइबोसोम और एक जो होता है 80S, आपका 80S राइबोसोम। तो ये 70S राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, जबकि 80S राइबोसोम जो होती है ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे ये 70S और 80S क्या है? ये एक यूनिट है जिसमें राइबोसोम की इकाइयों को नापने का काम किया जाता है। राइबोसोम जो है किस सेंट्रीफ्यूजल के बाद किस गुणांक पर बैठता है जाकर के, इसको मेजर करने का एक यूनिट है जिसे सेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। ये राइबोसोम के लिए इसीलिए दो शब्द लगाए जाते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। आप पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपका 80S राइबोसोम पाया जाता है। वहीं अगर आप केंद्रक की बात करेंगे
तो केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आप क्या देखेंगे, डेवलप नहीं है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डेवलप है, अर्थात केंद्रक के ऊपर भी जो दोहरी झिल्ली लगी है वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में क्या है, डिस्पर्स है, फैला हुआ है, जबकि यहाँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे आप गुणसूत्र कह सकते हैं, जो डीएनए का बना हुआ है, वो केंद्रक के अंदर बंद पाया जाता है। यह अंतर था आपका। अगर और भी बातें करें तो जैसे आपका इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के जो ऊपर झिल्ली है या कोशिका के ऊपर जो कला है उसकी मोटाई की बात करें तो इसकी थिकनेस कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। हम आपको ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अंतर के साथ में और भी बातें सेल के विषय में समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि इसके बाद आप सेल के चारों तरफ जो एक बाउंड्री लाइन पाते हैं, इस बाउंड्री लाइन को आप क्या कहते हैं, इस बाउंड्री लाइन को कोशा कला कहा जाता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जो कोशा कला है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, एक कोशिका को आकार देने का काम करती है। यहाँ पर ये जो सेल है, इस कोशिका के चारों तरफ जो इसकी संरचना बनी हुई है ये आयताकार के रूप में है। इस तरीके से इस कोशिका का आकार जो है कैसा है, आयताकार है। अगर यही कला, यही मेम्ब्रेन सर्कुलर हो जाए तो कोशिका का आकार क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और अगर यही मेम्ब्रेन इस तरीके से आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पकड़ ले या खटभुजाकार हो जाए तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा, छह भुजा वाला हो जाएगा। इस तरीके से जिस आकार की आपकी कोशिका कला होगी उसी आकार का कोशिका होगा। आप इसके साथ में यह भी कह सकते हैं कि अगर कोशिका कला की बात करें तो यह कोशिका कला किसका बना होता है, तो कोशिका कला प्रोटीन और आपकी लिपिड की बनी होती है। ये कोशिका कला प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, इसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। यह कोशिका कला एक जीवित कंपोनेंट होता है सेल के चारों तरफ। इस कोशिका कला के अलावा भी पादप कोशिकाओं में एक और भी आवरण ऊपर पाया जाता है, जिस आवरण को आप सेल वॉल कहते हैं, कोशा भित्ति कहते हैं। यह कोशा भित्ति जो है यह क्या करती है, सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल को एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या करती है, बचाने का काम करती है। यह जो कोशा भित्ति है सेलुलोस नामक पदार्थ का बना होता है। यह आपका जो सेलुलोस है एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। हम आपको बताएंगे, यहाँ कोशा कला का कुछ मॉडल दिया गया है, उस मॉडल के विषय में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बेटा। हाँ, तो पहला मॉडल जो आता है कोशिका कला का वो मॉडल है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या एकक कला मॉडल। तो यहाँ पे एकक कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इस मॉडल को आप इस तरीके से कहेंगे कि इस मॉडल के अनुसार यह आपका 75 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। यह बनी किसकी होती है, प्रोटीन की और किसकी, लिपिड की। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसमें ऊपर की तरफ प्रोटीन पाई जाती है और नीचे की तरफ भी प्रोटीन का इस तरीके से लेयर पाया जाता है। मिडिल जोन में इसके इस तरीके से लिपिड की मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये लिपिड के एटम्स हैं आपके,
आप देख रहे होंगे लिपिड के एटम में आपको एक हेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको लिपिड के एटम में वही एक टेल जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस तरीके से अगर एक को हम आइसोलेट कर लें तो आपको लिपिड के स्ट्रक्चर में ये संरचना दिखती है। यह लिपिड का जो है हेड है और ये आपका क्या है, टेल है। यहाँ इसकी थिकनेस में अगर बात करेंगे तो इसकी थिकनेस टोटल कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम है। और ये आपका ऊपर जो लेयर है वो किसकी लेयर है, प्रोटीन की है, जिसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम है। वहीं इसी तरीके से नीचे भी जो प्रोटीन की लेयर है इसकी थिकनेस भी 20 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम माइनस करें 20 तो 40 हो गया। वहीं इसको अगर 75 में से माइनस करें तो आपका 35 एंगस्ट्रॉम क्या होगा, लिपिड के मॉलिक्यूल्स का थिकनेस आएगा। तो इस तरीके से ये इसके स्ट्रक्चर के विषय में बात रही। इस मॉडल को सबसे पहले जे डेविड रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया और ये आपका जो है एकक कला मॉडल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जो अगर लिपिड के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बाइपोलर दिखाई देते हैं। यह लिपिड का मॉलिक्यूल का हेड पार्ट है, ये नीचे की तरफ टेल पार्ट है। जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। यह जल रागी है, यह जल विरागी है। जल रागी कहने का अर्थ होता है जो जल के साथ में रहना पसंद करता है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फिलिक मीन्स होता है लवर। जबकि दूसरी तरफ टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मीन्स फिर भी आप कह सकते हैं वाटर, और फोबिक मीन्स हेट करने वाला, नफरत करने वाला। इस तरीके से इसका हेड पार्ट जल के साथ रहना और टेल पार्ट क्या करता है, जल के साथ नहीं रह पाता है या ये उससे दूर रहने की कोशिश करता है। तो ये बेटा आपका रहा एकक कला मॉडल, जिसे आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जाना, जो कि सर्वप्रथम सर जे डेविड रॉबर्टसन के द्वारा प्रपोज किया गया। इस तरीके से ये आपका एक आप कह लीजिए कोश कला का एक मॉडल है जो आपके सामने प्रस्तुत है।